हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे सेल वाला चैप्टर है ना 11th क्लास का। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं ना। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल तक पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल पढ़ना है ना। पहले अपना नोट्स देखेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। हिंदी और इंग्लिश में मिला के लिखा हुआ है। पहले इसमें समझ लेंगे, उसके बाद फिर अपना जो एनसीईआरटी है ना, उसको पढ़ेंगे। हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है आज? आज पढ़ना हम लोग को सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है ना। मतलब यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आपका स्टार्ट करेंगे। आप आपके पास अगर एनसीईआरटी नहीं है तो पहले एनसीईआरटी लेके आइए, है ना। एनसीईआरटी साथ में पढ़ना है ना। ये आपका क्या पढ़ेंगे आज? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। चलिए सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो पहले नोट्स पढ़ लेते हैं, पहले अच्छा से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें आते हैं। एक एक चीज कर लेते हैं, इसका फिगर तो देख लेते हैं पहले। इसमें आपका फिगर है, जैसे प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? आपका दो सेल आता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें हमको मेनली दो सेल पढ़ना पड़ता है। एक प्लांट सेल, दूसरा क्या है आपका? एनिमल सेल। एनिमल सेल, है ना। तो अब दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है। ये आपका जो फिगर है, ये आपका प्लांट सेल का फिगर है। किसका है? प्लांट सेल का फिगर है। तो प्लांट सेल में आपको पता है कि प्लांट सेल में क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है ना। एक तो डिफरेंस है ये, है ना। जो डिफरेंस है एनिमल और प्लांट, उसको हम स्टार मार देते हैं। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है, सेल वॉल। उसके बाद सेल वॉल के बाद क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है ना। ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका वैक्यूल है। क्या है? वैक्यूल है। ये आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वैक्यूल लिखा हुआ है। ये वैक्यूल का साइज क्या होता है? वैक्यूल का साइज प्लांट सेल में क्या होता है? बड़ा होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? आपका छोटा वैक्यूल होता है। कितना होता है? छोटा वैक्यूल होता है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपका न्यूक्लियस है। क्या आपका? ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का खास बात क्या है कि ये आरआरएनए को बनाता है। इसको राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली सिंथेसिस करता है। लास्ट में पढ़ाएंगे इसको। आरएनए, है ना। मतलब आरआरएनए को ये सिंथेसिस करता है। कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। उसके बाद जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। और यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी सब में होगा, न्यूक्लियस सब में होगा, मतलब दोनों सेल में होगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा। कहाँ पे? ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है ना, एनिमल सेल में नहीं होता है। साइटोप्लाज्म तो सब में होता है। उसका पैराक्सिसोम है, पैराक्सिसोम में भी दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल है। ये क्या आपका? माइक्रोट्यूब्यूल है। प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? देखो, दो सेल होगा, दो सेल होगा ना, दो सेल आपस में कनेक्ट होता है मिडिल लेमिला के थ्रू। ये आपको मिडिल लेमिला दिखाते हैं कहाँ पे? मिडिल लेमिला। ये आपका मिडिल लेमिला है ना। मिडिल लेमिला सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। मिडिल लेमिला, जो कि कैल्शियम पैक्टेट वगैरह का बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। आगे आपको बताएंगे। इसमें क्या हुआ कि दो सेल आपस में मिडिल लेमिला से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? मिडिल लेमिला से कनेक्ट होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? एक पोर आ जाता है, एक छेद आ जाता है। इस छेद छेद को ही क्या बोलते हैं? इस छेद को ही बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब दो सेल को कनेक्ट कर दिया। ये क्या? दो सेल का जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी, ये साइटोप्लाज्म, उसको क्या करता है? कनेक्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? प्लाज्मोडेस्माटा कुछ नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा एक पोर है, जो कि दो सेल को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों सेल में होता है। दोनों सेल में होता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ और रफ, है ना। तो दोनों में प्रेजेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है।
लाइसोसोम भी होता है दोनों सेल में। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ उसको बोलेंगे जिसके पास राइबोसोम होगा। क्या होगा? रफ के पास क्या होगा? आपका राइबोसोम होता है। रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना? रफ इसीलिए है क्योंकि इसके पास क्या होता है? आपका राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? आपका मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस आपका फिर बता देते हैं एक बार। मेन डिफरेंस क्या है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के पास, और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है। प्लांट सेल के पास लेमिला होता है। प्लांट सेल के पास वैक्यूल क्या होता है? बड़ा साइज का होता है। क्या होता है? बड़ा साइज का होता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अब देखो ये आपका एनिमल सेल का फिगर है ना? एनसीईआरटी क्या है? एनिमल सेल। अब एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? सब कुछ सेम होगा ना? इसमें क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगा। आपका सेल वॉल क्या होगा? सेल वॉल नहीं होगा। सेल वॉल, सेल वॉल की अगर बात करें तो ये एब्सेंट रहेगा, ये एब्सेंट रहेगा। इसके पास क्या होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, सब कुछ सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारा चीज होता है। और एक सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। इसके पास क्या हो जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, ये आपका क्या? सेंट्रियोल है ना? इसको सेंट्रोजोम भी बोल सकते हैं। सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में क्या डिफरेंस है? देखो, दो सेंट्रियोल मिलके ये आपका सेंट्रियोल है। क्या? सॉरी, देखो क्या है कि ये क्या आपका सेंट्रियोल है ना? ये आपका सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल है। ऐसा ऐसा दो सेंट्रियोल आपस में क्या होता है? 90 डिग्री में आ जाता है। 90 डिग्री में आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम, है ना? मतलब एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? एक सेंट्रोज मतलब एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल होता है। मतलब दो सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोजोम का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन का करता है ना? और ये सेंट्रोजोम क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, कोई डाउट? ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यहाँ तक हो गया। ये मेन डिफरेंस वही है ना कि इसके पास सेंट्रियोल होता है ना, और इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। चलो पहले ये कर लेते हैं। पहले अपना हैंड रिटेन नोट्स पढ़ लेते हैं। अपना नोट्स में कुछ मजा ही अलग है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले पहले सेल वॉल पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। सेल वॉल, ये आपका क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल है ना? सेल वॉल, सेल वॉल देखो, सेल वॉल किस में मिलेगा आपका? सेल वॉल अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि सेल वॉल आपका प्लांट में मिलता है, फंगी में मिलता है। किसमें मिलता है? सेल वॉल आपका प्लांट में मिलता है। प्लांट में मिलता है। और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, क्या क्या बोले? हेमीसेलुलोज, पैक्टिन प्लस प्रोटीन का बना होता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। आपका लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है ना? प्लांट सेल वॉल बना होगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका प्लांट है। प्लांट का सेल वॉल है, किस चीज का बना है? सेलुलोज, एक मिनट, सेलुलोज हो गया, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? प्लांट का जो सेल वॉल होगा वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। सिर्फ सेलुलोज नहीं मानना है ना? सेलुलोज नहीं मानना है। सेलुलोज आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में रहता है, बाकी हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन भी बढ़ते रहता है। उसके बाद कहाँ पे मिलता है सेल वॉल? अलगी में भी होता है। किसमें होता है? अलगी में भी होता है। अलगी, अलगी में भी होता है। और अलगी का सेल वॉल जो बना होता है वो भी सेलुलोज का बना होगा। सेलुलोज, गैलेक्टेंस, सेलुलोज हो गया, गैलेक्टेंस हो गया, मैनेंस हो गया, और मिनरल होता है। मिनरल में मेनली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये आपका अलगी का सेल वॉल। किसका? अलगी का सेल वॉल। देखो यहाँ पे अलगी का सेल वॉल आपको दिख रहा है। देखो किस चीज का बना होता है अलगी का सेल वॉल आपका? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और मिनरल। मिनरल में मेनली कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? कैल्शियम। मिनरल में मेनली क्या होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट होगा और मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो दो चीज देख लिया हम लोग, जो सेल वॉल आपका प्लांट में होता है, और जो प्लांट का सेल वॉल होता है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। और अलगी में जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनन्स और मिनरल का बना होता है। मिनरल में कैल्शियम कार्बोनेट। और भी सेल वॉल होता है, और भी सेल वॉल होता है, जैसे किसमें होता है आपका? आपका फंगी में होता है। किसमें होता है? फंगी में होता है ना? आपका फंगी, फंगी में भी क्या होता है? सेल वॉल होता है, फंगी में भी सेल वॉल होता है। और जो फंगी का सेल वॉल है ये आपका काइटिन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। फंगी का सेल वॉल आपका काइटिन का बना होता है। उसके बाद क्या होता है? बैक्टीरिया में भी होता है, आपको पढ़ाए थे पिछला लेक्चर में, है ना? पिछला लेक्चर देख लीजिए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन किस चीज का बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का। फंगी का काइटिन और बैक्टीरिया का क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन में याद रखना कि इसमें इसके पास दो मोनोमर होता है। क्या होता है? दो मोनोमर होता है, नाग और नेम। नाग, नाग प्लस नेम, नाग प्लस नेम, है ना? नाग प्लस नेम। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, है ना? ये आपका दो चीज का बना होता है, और इसमें आपका सिर्फ नाग होता है, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन। तो काइटिन आपका होमोपोलीमर है। क्या है? काइटिन क्या आपका? आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना पड़ेगा, होमोपोलीमर और हेट्रोपोलीमर। होमोपोलीमर मतलब एक टाइप का मोनोमर होगा, है ना? तो इसमें नाग क्या है? एक टाइप का पोलीमर है ना? और पेप्टिडोग्लाइकेन में दो टाइप का पॉलीमर है, नाग और नेम, है ना? तो इसीलिए काइटिन आपका होमोपोलीमर में आता है। किसमें आता है? होमोपोलीमर में आता है, पोली होमोपोलीमर में आता है ना? और जो पेप्टिडोग्लाइकेन किस में आता है? हेट्रोपोलीमर में आता है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, हेट्रोपोलीमर में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, सेल वॉल, आपको पता है कि जो आउटर वाला लेयर होता है प्लांट सेल का, उसी को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसे बनता है देखो, जैसे सेल वॉल प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। क्या होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। सबसे आउटर की अगर बात करें तो सबसे आउटर होता है आपका प्राइमरी सेल वॉल होता है। कौन सा? प्राइमरी सेल वॉल होता है, ध्यान रखना इसको। प्राइमरी सेल वॉल सबसे आउटर होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस होता है उसके पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद देखो, क्या बोले कि सबसे फर्स्ट में होगा प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूछेगा कि सेल वॉल, कौन सा सेल वॉल आपका न्यूक्लियस के पास होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सेकेंडरी सेल वॉल होगा। कौन सा सेकेंडरी वॉल होगा? सेकेंडरी सेल वॉल होगा, सेकेंडरी सेल वॉल होगा। प्राइमरी आपका आउटर में होगा। और प्राइमरी के जस्ट ऊपर क्या होता है? मिडिल लेमिला होता है। क्या होता है? मिडिल लेमिला, ध्यान में रखना। क्या बोले? मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला, है ना? मिडिल लेमिला। सीक्वेंस में बोलिए, मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होगा, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए आप थ्योरी पढ़ते हैं, क्या करते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं। मिडिल लेमिला भी आ जाएगा सामने, देखिए थ्योरी में क्या क्या लिखा है सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल होता है आपका कैसा होता है? लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग मतलब जिंदा नहीं होता है। और रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कड़ा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो ये कहाँ पे पाया जाता है? फंगी में, प्लांट में, है ना? फंगी और प्लांट में तो होता ही है। फंगी तथा प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी आवरण पर होती है। फंगी बोले, प्लांट बोले, अलगी बोले, बैक्टीरिया, इस सब में सेल वॉल होता है। सेल वॉल, सेल वॉल सेल को शेप प्रदान करता है। क्या करता है? सेल वॉल का अगर फंक्शन पूछेगा तो ये शेप प्रदान करता है, शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक मिनट, शेप प्रोवाइड करता है, हो गया। उसके बाद मैकेनिकल डैमेज से बचाता है,
किससे बचाता है? मैकेनिकल डैमेज से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है। क्या बोले? मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाएगा। सेल सेल वॉल क्या करता है? शेप प्रोवाइड करता है। शेप इसलिए प्रोवाइड करता है, जितना भी लेयर होता है ना, सबसे कठोर क्या होता है? आपका सेल वॉल ही होता है। जैसे आपको बैक्टीरिया में भी पढ़ाए थे कि बैक्टीरिया में 3 लेयर होते हैं। सबसे आउटर वाला लाइकोकैलिस, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। जो मिडिल वाला होता है सेल वॉल, वो सबसे कठोर होता है। शेप वही प्रोवाइड करता है। वो बरस्टिंग और कोलैप्सिंग से भी बचाता है ना? आपको पिछला क्लास में पढ़ाए थे। उसके बाद क्या होता है? सेल वॉल का काम क्या है कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है। क्या बोले? सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। क्या बोले? सेल टू सेल इंटरेक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है, मतलब सहायता करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अनडिजायरेबल मैक्रोमोलेक्यूल को जो नीड नहीं है, वो वाला मैक्रोमोलेक्यूल को रोकता है। कौन सा मॉलिक्यूल है यहाँ पे? माइक्रो नहीं, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे क्या आपका मैक्रो है ना? माइक्रो मॉलिक्यूल को नहीं रोक पाता है। माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन रोकता है। कौन रोकता है? ये माइक्रो को सेल मेम्ब्रेन रोकता है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, है ना? और जो बड़ा मॉलिक्यूल है थोड़ा, उसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को कौन रोकता है? आपका सेल वॉल रोकता है। सेल वॉल रोकता है ना? बैरियर का काम करता है, बैरियर का काम करता है। ठीक है? उसके बाद अलगल सेल वॉल तो बता दिए कि ये सेलुलोज का बना होगा, इलेक्ट्रेंस का बना होगा, मिनरल्स का बना होगा, मिनरल और मैनन्स और मिनरल। मिनरल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? उसके बाद प्लांट का सेल वॉल क्या होता है? आपका सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। क्या क्या होगा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। उसे यंग्स प्लांट की अगर बात करें, कौन सा प्लांट? यंग्स प्लांट द सेल वॉल इज ग्रोथ सेल यंग्स प्लांट सेल की सेल वॉल ये क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब जो यंग्स प्लांट है ना, उसमें जो सेल वॉल होता है वो ग्रोथ करता है। और उस सेल वॉल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं, है ना? उसके बाद क्या होता है कि वो जो सेल वॉल होता है ना, वो क्या करता है? मैच्योर हो जाता है। प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? मैच्योर होके फिर ये क्या करता है? वो ग्रोथ क्षमता क्या हो जाता है? उसका घट जाती है ना? मतलब धीरे-धीरे क्या करता है? ग्रोथ करना बंद कर देता है। तो वही वो फिर क्या होता है? सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है। तथा सेल के अंदर की ओर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन द सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या बोले कि पहले क्या था आपका? यहाँ पे देखो, पहले प्राइमरी सेल था। प्राइमरी सेल ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ करके वो क्या करता है कि वो अपना ग्रोथ कैपेसिटी खो देता है। धीरे-धीरे मोटा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बना देता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लिखा है कि किधर रहेगा? टुवर्ड्स टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, यानी टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर सेकेंडरी सेल वॉल होता है ना? बनता है। इसीलिए सीक्वेंस लिखा दिया है कि पहले मिडिल लैमेला होता है, उसका सेकेंडरी, उसका प्राइमरी सेल वॉल होता है, उसका सेकेंडरी सेल वॉल होता है, उसके बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी सेल वॉल आपका इनर साइड में होता है। सबको लगता है कि आउटर साइड में होता है, बट ऐसा नहीं है। वो कहाँ पे होगा? इनर साइड में होता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका मिडिल लेमिला। क्या है? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला कौन सा लेमिला? आपका मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला में क्या होता है? मिडिल लेमिला आपको बताया कि दो जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल सेल वॉल के ऊपर क्या होता है? मान के चलो कि आपका ये सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर क्या होता है? एक लेयर होता है, मतलब सेल वॉल का ही पार्ट है। चिपचिपा लेयर होता है। क्या होता है? चिपचिपा लेयर। ये आपका क्या है? चिपचिपा लेयर। तो इसी चिपचिपा लेयर को क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला बोलते हैं। मिडिल लेमिला बना होता है किस चीज का? ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखना, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम भी दे सकता है। लिखना है तो लिख सकते हो कि मैग्नीशियम कैल्शियम, या मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। देखो क्या लिखा है कि मिडिल लैमिना मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, बनी लेयर है जो आसपास के डिफरेंट सेल को चिपक मतलब चिपकाने में हेल्प करता है ना? जोड़ने का मतलब ग्लू का काम करता है। क्या करता है? ग्लू का काम करता है। चिपकने का। समझ में आ गया? अब देखो, अब मिडिल लैमिना क्या करता है? अभी अभी एक वर्ड बताया था आपको कि प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या था कि दो सेल को क्या करता है? दो सेल आपस में जुड़ जाता है और उसमें एक पोर आ जाता है ना? जो दोनों प्लाज्म मतलब दोनों साइटोप्लाज्म को जोड़ कर रखता है ना? उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। देखो क्या लिखा है,
कि सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना, सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आर पार या ट्रांसवर्स आ जा सकता है ना, आ जा सकता है। प्लाज्मोडेस्माटा आसपास की सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, मतलब पड़ोसी पड़ोसी वाला सेल से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, साइटोप्लाज्म से कनेक्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सिंपल याद रखना है कि प्लाज्मोडेस्माटा एक क्या है, पोर है, क्या है, पोर है। और मिडिल लेमिना क्या है, मिडिल लेमिना एक ग्लू है जो आपस में दोनों सेल को जोड़ने का हेल्प करता है, दोनों सेल को जोड़ने में हेल्प करता है आपका मिडिल लेमिना, और उससे कनेक्ट रखता है, मतलब एक पोर से उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, समझ में आ गया प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ लेते हैं ना। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसका ये क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, कौन सा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें 4 ऑर्गेनेल्स आता है जो कि इसका कोऑर्डिनेट फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट फंक्शन का मतलब ये क्या करता है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है इसका फंक्शन, क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। कौन कौन सा आता है देख लो पहले। गोल्गी बॉडी है ना, या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या आता है आपका लाइसोसोम, वैक्यूल, और एक आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या बोले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल, उसके बाद क्या होता है आपका वैक्यूल। देखो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, ये आपका सीक्वेंस में चलता है। क्या होता है, सीक्वेंस में चलता है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के देगा गोल्गी बॉडी को, इसको देगा जीबी को देगा। जीबी फिर मॉडिफाइड करके इसको लाइसोसोम को दे देता है, इसको देता है लाइसोसोम को दे देगा। फिर लाइसोसोम क्या कर देता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको वैक्यूल को दे देता है। किसको दे देता है, वैक्यूल को दे देता है। ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ये आपका क्या आपस में जुड़ा हुआ रहता है। ये सीक्वेंस भी लिख लेना, ये सीक्वेंस लिख लेना। पहले आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी बॉडी, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनता है आपका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन वगैरह का मॉडिफिकेशन होता है गोल्गी बॉडी में जाके। गोल्गी बॉडी पढ़ाएंगे तब वहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे, है ना। अब याद रखना कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें आपका कोऑर्डिनेट फंक्शन होता है, सबका क्या होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शन, है ना। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहता है, इसका फंक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेट रहता है। देखो पढ़ो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ये सारा पॉइंट क्या है आपका एनसीईआरटी है ना, एक भी पॉइंट बाहर का नहीं है। एनसीईआरटी को सिर्फ सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। प्रत्येक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर तथा फंक्शन एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, है ना। काफी क्या होता है, अलग होता है, लेकिन ये आपका क्या होता है, इंटरकनेक्ट रहता है ना। लेकिन लेकिन इनमें कई ऐसा ऑर्गेनल्स है ना, मैक्सिमम सब अलग ही होता है ना। इसमें कई ऐसा ऑर्गेनल्स है जिनके फंक्शन क्या होता है आपका, मतलब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो जो आता है ना, उसका फंक्शन क्या होता है आपका, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शन बोलते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट एक, है ना, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से क्या होता है, कोऑर्डिनेट रहता है, कोऑर्डिनेट रहता है। इनको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ गया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपका गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल, वैक्यूल, है ना। सिंपल कुछ नहीं है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 चीज आता है, 4 ऑर्गेनल्स आता है, और इसका फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट फंक्शन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है ना, याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, ये कार्य ये कार्य ऊपर दिए गए ऑर्गेनल से संबंधित नहीं है, मतलब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है। इनमें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये नहीं आता है। समझ में आया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ 4 ही आता है। इसको आप कोड में लिख सकते हैं, गर्ल जी, गर्ल ऐसे करके लिख सकते हैं कोड, जी गर्ल भी, है ना, गर्ल भी। जी फॉर गोल्गी बॉडी, ई आर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइसोसोम, और वी फॉर वैक्यूल, वी फॉर वैक्यूल। यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ देखो। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल होता है ना, सेल वॉल, प्लांट में जो सेल वॉल होता है, ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, स्ट्रक्चरली सपोर्ट प्रदान करता है ना। और जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन अभी पढ़ाएंगे, ये क्या करता है, ये सिलेक्टिवली परमेबल है। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब या सिलेक्टिवली बैरियर, ये यही डिसाइड करता है कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल को अंदर जाना है कि नहीं जाना है ना।
बड़ा मॉलिक्यूल को तो रोकता है सेल वॉल, बट छोटा मॉलिक्यूल को रोकने वाला कौन है आपका? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, या फिर इसका पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं ना, इसका पहले एनसीईआरटी देखते हैं, सेल वॉल और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एनसीईआरटी देख लेते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, इसका एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एक मिनट। सेल वॉल है यहाँ पे, क्या आपका सेल वॉल है, अपना खुद का एनसीईआरटी निकालो, है ना। एक मिनट, चलो देखो क्या लिखा है, सब कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, अब सिर्फ देखो। अभी हम बोले कि सेल वॉल के बारे में क्या क्या बोले थे, कि सेल वॉल कैसा होता है, लिविंग नहीं होता है, नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है ना, कठोर स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल दैट, ये आपका क्या आउटर कवरिंग है, प्लांट सेल का क्या आउटर कवरिंग है ना। ये आपका फंगी में मिलता है और प्लांट में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? फंगी में मिलता है, प्लांट में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, अलगी में मिलता है, अलगी में मिलता है। इसका फंक्शन क्या बोले थे कि ये गिव गिव सेल, मतलब सेल को शेप प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। और भी फंक्शन है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है और इन्फेक्शन से बचाता है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है। किससे बचाता है? मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाता है। इट्स आल्सो हेल्प विद द सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल को रोकता है ना। माइक्रो को नहीं रोक पाता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है उससे, है ना, उसको नहीं रोकता है। अलगल सेल वॉल, अलगी का सेल वॉल की अगर बात करें, ये अलगी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? देखो रे, सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और मिनरल, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या क्या बोले? अलगी का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मेनेंस और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये तो हो गया। उसके बाद क्या बोले थे? प्लांट का सेल वॉल, इसका प्लांट का सेल वॉल। तो प्लांट का सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन। किस चीज का होगा? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन का बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। ठीक है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन का बना बना होता है। अब हम बताएं कि जो सेल वॉल आपका प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। क्या बोले थे अभी? सेल वॉल आपका प्राइमरी भी होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, और दूसरा क्या होता है उसके बाद वाला? सेकेंडरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये आपका ग्रोथ में हेल्प करता है, और सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है? मैच्योर होकर बनता है, ये आपका ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता। सेकेंडरी वाला क्या करता है? ग्रोथ नहीं करता है ना, ध्यान में रखना, ग्रोथ नहीं करता। यहाँ पे आपका प्राइमरी सेल वॉल है, क्या प्राइमरी सेल वॉल। ये आपका यंग्स प्लांट में मिलेगा, है ना, जो नया नया प्लांट है उसमें मिलेगा। ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, या कैपेबल ऑफ ग्रोथ मतलब ये ग्रोथ करता है। प्राइमरी वाला क्या करता है? ग्रोथ करेगा। एंड ग्रेजुअली डिमिनाइज एंड सेल मैच्योर, ये आपका जो प्राइमरी सेल वाला है उसका जो सेल मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या बनता है? सेकेंडरी वॉल बन जाता है। प्राइमरी वाला मैच्योर होके क्या बनता है? सेकेंडरी। जब सेल क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है ना, तो उसका वही स्ट्रक्चर क्या बना लेता है? आपका सेकेंडरी वॉल बना लेता है ना। फॉर्म द इनर, इनर साइड कहाँ पे बनता है? आपका इनर साइड टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बनता है, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बनता है। ठीक है, याद रखना कि सेकेंडरी सेल वॉल बाहर नहीं होता, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर रहता है, प्लाज्मा साइड में होता है। उसके बाद बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या बोले थे? मिडिल लेमिना, कौन सा लेमिना? मिडिल लेमिना, मिडिल लेमिना, मिडिल लेमिना क्या बोले थे? मिडिल लेमिना जस्ट लाइक ग्लू है, क्या है? दो सेल को चिपकने में हेल्प करता है, दो सेल को क्या करता है? चिपकने में हेल्प करता है, चिपकने में हेल्प करता है। तो ये कि मेनली मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। ये जो लेयर है मिडिल लेमिना, बोले थे किस चीज का बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या करता है? होल्ड करके रखता है, या फिर ग्लू, ग्लू ग्लू मतलब जोड़ के रखता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल, दो अलग अलग सेल को क्या करता है? जोड़ के रखता है पास का। उसका सेल वॉल ऑफ सेल वॉल एंड मिडिल लेमिना may be traversed by the plasmodesmata, plasmodesmata connect by the cytoplasm through नाइगोबोरिंग सेल, मतलब बगल वाला सेल को क्या करता है? कनेक्ट करता है। जो पोर बोले थे प्लाज्मोडेस्माटा जस्ट लाइक पोर, मतलब मिडिल लेमिना दो सेल को जोड़ने में हेल्प करता है, और उसके बाद एक पोर आ जाता है बीच में, है ना, पोर में पोर आ जाता है, उस पोर को, उस छेद को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या लिखा है? ईच मेम्ब्रेन ऑर्गेनल डिस्टिंग्विश, मतलब इसका
सिंपल कहानी है कि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। बस इस पॉइंट को याद रखना, इसका फंक्शन कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें 4 ऑर्गेनेल्स आता है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कौन-कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आता है, लाइसोसोम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल आता है। क्या-क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल और लाइसोसोम आता है, लाइसोसोम आता है। कौन-कौन नहीं आता? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी कुछ नहीं आता, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कुछ नहीं आता, है ना? राइबोसोम भी नहीं आता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं आता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आता, पैराक्सिसोम भी नहीं आता। क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें से कौन-कौन सा मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता है, तो कौन नहीं आएगा आपका? क्लोरोप्लास्ट नहीं, पैराक्सिसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आता। ठीक है? आई होप कि समझ गए होंगे पूरा क्वालिटी के साथ। आपको हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ाए, है ना? और आपको क्या किए, एनसीईआरटी भी पूरा रीड करा दिए। एनसीईआरटी का जितना पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उतना ही पॉइंट आपका हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ पॉइंट वाइज, है ना? वहाँ पे थोड़ा ईज़ी हो जाता है पढ़ना, समझने में अच्छा आता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। क्या मेम कौन सा मेम्ब्रेन पढ़ना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम कुछ पॉइंट लिखते हैं बस, इसमें कहानी बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये एनसीईआरटी का है ना, तो ये आपका क्या होता है? वॉल सेल, वॉल सेल, जितना भी सेल है दुनिया में सबके पास क्या होता है आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। वॉल सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दुनिया में जो भी सेल होगा सबके पास क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना? दुनिया में जितना भी सेल है सबके पास एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और भी लिख सकते हैं जैसे क्या-क्या होता है आपका? साइटोप्लाज्म होगा ही, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, डीएनए होगा ही, सेल के पास क्या होगा? डीएनए होगा ही, डीएनए होगा ही। और एक पॉइंट क्या होता है आपका? राइबोसोम भी प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम। कोई भी सेल होगा ना, ये सारा चीज प्रेजेंट रहेगा, ये सारा चीज प्रेजेंट रहेगा, राइबोसोम। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका मेनली 3 चीज से बनता है। किससे बनता है? 3 चीज से। एक आपका क्या होता है? एक एक तो आपका लिपिड होता है, क्या होता है? लिपिड होता है। दूसरा क्या होता है आपका? लिपिड हो गया। दूसरा में आता है आपका प्रोटीन, क्या होता है? लिपिड, प्रोटीन। और तीसरा में आता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। क्या आ गया? लिपिड से बना होगा, प्रोटीन से बना होगा और कार्बोहाइड्रेट से बना होगा। किसी से? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, है ना? अब देखो, एक एक चीज याद रखना कि जो एक आरबीसी है ह्यूमन में, आरबीसी, आरबीसी में स्टडी करने के बाद पाया है कि आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, है ना? या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या मिला? इसमें मिला कि इसमें क्या मिला कि लिपिड आपका, लिपिड कम होता है, मतलब लिपिड आपका 40% मिला। कितना? 40% लिपिड मिला, है ना? एनसीईआरटी का डेटा है, ध्यान में रखना। और प्रोटीन की अगर बात करें, क्या है आपका? प्रोटीन। ये प्रोटीन आपका मिलता है, प्रोटीन 52% प्रोटीन मिला है। कितना परसेंट? 52% प्रोटीन मिला। मतलब ह्यूमन का आरबीसी में स्टडी करने के बाद पाया कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें आपका 40% लिपिड होता है और 52% क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है। 40% लिपिड और 52% प्रोटीन होता है। 52% क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है। ठीक है? ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। 52% क्या आपका? प्रोटीन है और 40% लिपिड। ये आपका सब सेल के लिए नहीं है, ये आपका किसके लिए? ह्यूमन आरबीसी के लिए, ह्यूमन आरबीसी के लिए। ठीक है? ह्यूमन आरबीसी के लिए। चलो पहले हैंड रिटन पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे तो फिर मजा आएगा। एनसीईआरटी बाद में पढ़ते हैं। प्लाज्मा, इसमें कहानी लिखा हुआ है ना, ज्यादातर क्या है? कहानी लिखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज बता देता हूँ, एक मिनट, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज है, पहले एक चीज बताते हैं कि जो लिपिड और प्रोटीन होता कैसे है, लिपिड और प्रोटीन कैसे रहता है। लिपिड है ना, बाइलेयर में होता है। किसमें होता है? बाइलेयर में होता है। लिपिड आपका किसमें होगा? बाइलेयर में होगा। लिपिड है,
ये आपका क्या है, लिपिड है ना। 2 लेयर मतलब इधर वाला अलग कलर में बनाते थे, ये का ये क्या आपका लिपिड है। लिपिड का क्या है, 2 लेयर है, 2 लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, बाइलेयर बोलते हैं, बाइलेयर, बाइलेयर, है ना, बाइलेयर। ये आपको दिख रहा है ना 2 लेयर, तो ऐसे-ऐसे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। और लिपिड का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड कैसा होता है, हेड आपका पोलर होता है, कैसा होता है, पोलर, पोलर कैसा होता है, पोलर होता है। हेड कैसा होगा, पोलर होगा। और ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, फिलिक, कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब आपको पता है ना कि हाइड्रो मतलब क्या होता है आपका, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है आपका, इस हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, वाटर होता है ना। और फिलिक मतलब होता है लविंग, है ना। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर, वाटर लविंग, क्या होगा आपका, वाटर लविंग, वाटर लविंग होगा, है ना। मतलब ये हेड जो पार्ट है ये वाटर से दोस्ती करेगा, वाटर से इसको नफरत नहीं होगा, वाटर से क्या होगा, नफरत नहीं होगा। बट जो टेल पार्ट है इसको बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं इसको, टेल बोलते हैं, है ना, ये इसको टेल बोलते हैं। ये आपका टेल है, टेल है। ये आपका नॉन पोलर होता है, नाम याद रखना है ना, ये आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर, कैसा है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर कैसा है आपका, हाइड्रो, नॉन पोलर आपका हाइड्रोफोबिक है, कैसा है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है, फोबिक मतलब वाटर से क्या है, इसको नफरत है, वाटर को दूर भगाएगा, समझ में आया। ये आपका लिपिड का लेयर है, इसका लिपिड है, लेयर है लिपिड, लिपिड बाई लेयर, इसको क्या बोलते हैं, लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर, इसको क्या बोलेंगे, लिपिड बाई लेयर। तो सेल मेम्ब्रेन में कैसा होता है, लिपिड आपका बाई लेयर के फॉर्म में रहता है ना। और बीच बीच में जो होता है ना, बीच बीच में ये आपका प्रोटीन होता है, ये आपका इसका बीच में आपका प्रोटीन होता है, ये आपका प्रोटीन होगा, है ना। कंप्लीटली भी धसा हुआ रहेगा और पार्शियली भी धसा हुआ रहेगा, बीच में क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस याद रखना कि हेड कैसा होता है, पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होता है। और टेल कैसा होता है, टेल आपका कैसा होता है, नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। और याद रखना कि टेल आपका इनर साइड में होता है और हेड आपका बाहर साइड में होता है, आउटर साइड, है ना। ये इसको लिख सकते, लिख लीजिए कि ये आपका आउटर साइड में होता है, कहाँ पे होगा, आउटर साइड में होगा, आउटर साइड में होगा। और जो टेल होगा वो कहाँ पे होगा, इनर साइड में होगा, इनर साइड में होगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी का फिगर है उसको देखिए और थोड़ा समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम ब्रेन, चला, ये वाला फिगर है ना, ये आपका एनसीईआरटी का फिगर। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको ये गोल 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 वाला दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये है ना, ये आपका क्या है, हेड है, क्या है, हेड है। इधर भी क्या आपका हेड है, इधर आपका हेड है। और इधर से टेल निकला हुआ है सबका, सबका क्या है, टेल निकला हुआ है ना। तो टेल आपका अंदर होता है, टेल क्या होता है आपका, अंदर होता है। और हेड क्या होता है आपका, बाहर होता है ना, हेड बार होता है। तो ये आपका बाई लेयर के फॉर्म में रहता है, बाई लेयर के फॉर्म में रहता है। और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, प्रोटीन है, क्या है, ये आपका प्रोटीन है, ये आपका प्रोटीन। ये प्रोटीन कंप्लीटली धसा हुआ रहता है। प्रोटीन भी आपका 2 तरह का होता है, एक पेरिफेरल प्रोटीन है ना, और एक इंटीग्रल प्रोटीन। जो ऐसा वाला प्रोटीन होगा ना जो बिल्कुल ही धसा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, इंटीग्रल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। और जो ये सब बाहर रहता है इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो सरफेस में रहता है उसको क्या बोलेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, है ना, पेरिफेरल प्रोटीन बोलेंगे। और इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट होता है, देख रहे हो, लिपिड के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर शुगर बोलिए उसको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगर देखो एक दो नाम पड़ जाता है, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के ऊपर होगा ना, लिपिड के ऊपर, ये आपका किसके ऊपर है, लिपिड के ऊपर, तो उसको ग्लाइको लिपिड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये आपका प्रोटीन है, हाँ, ये वाला क्या है आपका, प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया, क्या बोले कि अगर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये आपका कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ऊपर रहता है तो उसको ग्लाइको लिपिड बोलेंगे। और यही अगर कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट अगर
प्रोटीन के ऊपर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, है ना? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये आपका स्ट्रक्चर फ्लूइड मॉजिक मॉडल वाला है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ही आया है। कहाँ गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया है थोड़ा देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल आपका प्लांट वाला सेल भी क्या है? का यूकैरियोटिक सेल है। ये आपका क्या है? यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूकैरियोट है। प्लांट क्या है? यूकैरियोटिक है। एनिमल क्या है? आपका यूकैरियोट है ना? आपका यूकैरियोट। सिर्फ मोनेरा को छोड़ के, किसको छोड़ के? सिर्फ मोनेरा को छोड़ के बाकी सब यूकैरियोट में आता है। किसको छोड़ के? मोनेरा को छोड़ के। मोनेरा किसमें आता है? पीसी में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में आता है ना? बाकी सब इस किसमें आता है? यूकैरियोट में आता है। प्रोटिस्टा प्लांटी, एनिमिलिया, फंगी, ये सब का क्या आपका? यूकैरियोट, यूकैरियोट में आता है। और यूकैरियोट में आपको बोले थे कि यूकैरियोट में क्या होता है? सेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स उसको बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म में मतलब सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स होता है ना उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जैसे ये आपका क्या है? लाइसोसोम क्या ऑर्गेनेल्स है? राइबोसोम क्या आपका ऑर्गेनेल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या ऑर्गेनेल्स है ना? ऑर्गेनेल्स है। ये सब क्या है? सब ऑर्गेनेल्स है। इसी तो ये सब क्या है? आपका प्रेजेंट रहता है, ये सब प्रेजेंट रहता है। आगे क्या लिखा है कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियर ऑर्गेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है ना? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस आपका प्रोकैरियोट में नहीं होता, प्रोकैरियोट में नहीं होता। इनके अलावा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर की वैरायटी भी पाया जाता है ना? साइटोस्केलेटन जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सब साइटोस्केलेटन में आता है ना? साइटोस्केलेटन में भी पाया जाता है। इसमें आप क्या बोला? इसमें जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म होकर क्या होता है? क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन होता है ना? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से ही क्या बोलता है? क्रोमोसोम बनता है। तो क्रोमेटिन के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल एक जैसा नहीं होता है। सभी यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? एक जैसा नहीं होता। सबका शेप वगैरह क्या होता है? वैरी करता है। प्लांट एंड एनिमल सेल भिन्न होता है। प्लांट और एनिमल सेल डिफरेंट होता है। जैसे प्लांट सेल में क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है ना? और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये आपका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। और एनिमल सेल के क्या होता है? एनिमल सेल में ये सब क्या होता है? एब्सेंट रहता है। एनिमल सेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि इसमें सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ठीक है? प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। उसके बाद देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सिर्फ इस नोट्स को भी पढ़ के ना आप एग्जाम आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। अब देखो क्या है, अब पढ़ना मुझे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर कब हुआ? 1950 में हुआ। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर हो गया ना, तो इसके खोज के बाद क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन का क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर का अच्छा से स्टडी कर पाए, है ना? स्टडी अच्छा से कर पाए। या किसमें स्टडी किया था? आरबीसी में स्टडी किया था, है ना? आरबीसी में स्टडी किया था। इसमें उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आपको हम बता रहे हैं, इनमें स्टडी के बाद पता चला कि किसमें? आरबीसी में स्टडी करने के बाद पता चला कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। किससे बना होता है? सेल मेम्ब्रेन आपका, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है ना? ये आपको पता ही है, लिपिड से बना होता है। और लिपिड भी कैसा होता है? बाई लेयर होता है। अभी जो बताया कि 2 लेयर वाला आपका होता है। लिपिड आपका 2 लेयर होता है, बाई लेयर वाला होता है। लिपिड लिपिड इस तरह से मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, रहते हैं कि बाहर वाला क्या होता है? बाहर की ओर पोलर हेड होता है। बाहर की ओर क्या होता है आपका? बाहर की ओर पोलर हेड। अभी हम बताए ना कि हेड आपका बाहर होता है और अंदर की ओर क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफोबिक। और हेड कैसा है आपका? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है? हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है ना? और पोलर है, कैसा है? पोलर हेड है। और टेल कैसा होगा आपका? टेल आपका नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा। इससे पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी नॉन पोलर टेल एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करती है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड मतलब जिसमें मतलब डबल बॉन्ड ना हो, डबल बॉन्ड ना हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी नॉन पोलर
नॉन पोलर टेल एक्वस एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन करता है। एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी हो गया। एक्वस मतलब क्या हो गया, पानी। तो एक्वस मतलब क्या हो गया आपका, पानी हो गया। तो जो टेल होता है ना, टेल क्या होता है, पानी से दूर भागता है, पानी से उसको नफरत है, पानी से उसको नफरत है। हेड को तो क्या हाइड्रोफिलिक होता है, उसको तो लविंग है, बट ये क्या करता है, नफरत करता है। तो पूछेगा कि एक्वस इन्वायरमेंट से कौन प्रोटेक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन को, तो टेल करता है। कौन करता है, टेल करता है। टेल क्या करता है, पानी को दूर भगाता है, दूर भगाता है। अब देखो क्या क्या लिखा है। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के लिपिड कंपोनेंट, मुख्य जो लिपिड कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो मुख्यतः फॉस्फोग्लिसराइड होता है या फिर फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। इसको भी लिख लीजिए। क्या बोले कि फॉस्फोग्लिसराइड, या इसी को क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड होता है आपका, फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड होता है। अब आगे देखो, फॉस्फोलिपिड। आगे इसके बाद बायोकेमिकल खोज से यह स्पष्ट हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट भी होता है। क्या बोले कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, लिपिड के अलावा प्रोटीन भी होगा और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। उसके बाद देखो, अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो क्या होता है, अलग होता है। ऐसा नहीं कि सब में क्या होगा, सेम होगा। ह्यूमन आरबीसी में अर्थ्रोसाइट मतलब आरबीसी, अर्थ्रोसाइट मतलब क्या होता है, आरबीसी है। क्या है, आरबीसी। ह्यूमन जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, इसमें स्टडी करने के बाद पता चला कि इसका आरबीसी में कितना 52% क्या होता है आपका, 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है आपका, लिपिड होता है। 52% प्रोटीन और 40% क्या होता है आपका, लिपिड होता है। 40% लिपिड होता है। समझ में आया। क्या क्या याद रखना है कि लिपिड जो होता है, मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है, ये आपका फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड। लिपिड मेनली क्या कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड, है ना। और लिपिड के अलावा प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है सेल मेम्ब्रेन। आरबीसी में कितना होता है, आरबीसी में 40% लिपिड, तो 40% लिपिड होता है और 52% क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन ज्यादा होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका, प्रोटीन ज्यादा होता है। इसको देखते हो, इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना। ये आपका लिपिड का स्ट्रक्चर है, देखो कितना अच्छा से दिया हुआ है। ये आपका क्या है, हेड है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर हेड है ना। ये वाला स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आप, हेड बोलिएगा, हेड। ये आपका हेड है। हेड कैसा है, हेड आपका पोलर है ना। हेड आपका क्या है, पोलर है, पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। और ये अंदर वाला क्या आपका, ये टेल है। ये क्या है, टेल है। टेल आपका क्या होता है, टेल यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स को तैयार किया गया ना, देखो मजा आ जाएगा। ये आपका नॉन पोलर टेल है। इसको क्या होता है, हाइड्रोफोबिक है। क्या, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर टेल, ये आपका टेल है। टेल कौन सा है, ये स्ट्रक्चर क्या आपका टेल है ना। और ये स्ट्रक्चर आपका हेड है, ये आपका हेड है। हेड क्या आपका, पोलर हेड है। कैसा हेड है, पोलर है। पोलर कोई क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या बोले अभी, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर लविंग। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मतलब वाटर होता है ना, फिलिक मतलब लविंग होता है। ये आपका वाटर लविंग है, वाटर लविंग मतलब वाटर को दूर नहीं भगाएगा ये। और ये आपका वाटर को दूर भगाएगा कौन, टेल वाला। टेल वाला आपका वाटर को दूर भगाएगा। ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन का फिगर है। आगे बढ़े, कार्बोहाइड्रेट दिखाइए आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम बोले थे कि कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के पास रहेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। वही कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के ऊपर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। दोनों समझ में आया। ग्लाइकोलिपिड कब बोलेंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का चेन है, ये क्या आपका कार्बोहाइड्रेट का चेन है। कार्बोहाइड्रेट का चेन अगर प्रोटीन के ऊपर रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट का चेन अगर लिपिड के ऊपर रहेगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, कंफ्यूजन नहीं होना दोनों में, है ना। ग्लाइकोलिपिड। यहाँ तक आपका हो गया कंप्लीट, है ना, कंप्लीट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे क्या क्या लिखा है देखो। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको पढ़ ही दिया ना। बायोकेमिकल खोज के बाद पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है आपका, प्रोटीन भी होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। और प्रोटीन
जो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का रेशियो क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग सेल में अलग अलग होगा। उसके बाद आरबीसी ये था, आर्थ्रोसाइट, मतलब आरबीसी में लगभग 52% क्या होता है आपका प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है आपका लिपिड होता है। यहाँ तक हो गया। अब देखो सेल को निकालने के बेसिस पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बेसिस पे इजी ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब निकालना है ना, इजी ऑफ एक्सटेंशन के आधार पर या बेसिस पर, आधार पर जो मेम्ब्रेन को दो हिस्सों में बांटा गया, दो प्रकार में बांटा गया। एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन मतलब प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया, एक इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, है ना। क्या लिखा है, इजी ऑफ एक्सटेंशन, इजी ऑफ एक्सटेंशन के आधार पर मेम्ब्रेन की प्रोटीन दो प्रकार की होती है। मेम्ब्रेन की प्रोटीन क्या होता है आपका, मेम्ब्रेन के आधार पर मेम्ब्रेन की प्रोटीन आपका दो प्रकार का होता है। कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। नाम से ही पता चल रहा है पेरिफेरल मतलब बाहर रहेगा, है ना, बाहर रहेगा। इंटीग्रल मतलब कंप्लीटली धसा हुआ रहेगा या पार्शियली धसा हुआ रहेगा, है ना। ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन, ये आपका पेरिफेरल प्रोटीन। क्या क्या होता है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। अब देखो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, ये पार्शियली या पूरी तरह से मेम्ब्रेन में क्या होता है, धसी हुई रहता है। क्या बोले, अगर मेम्ब्रेन में पार्शियली या फिर पूरी तरह से धसा हुआ रहे, पूरी तरह से धसा हुआ रहे, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। अगर सरफेस पे रहेगा मेम्ब्रेन के, अगर सरफेस पे रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन। समझ में आया। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब प्रोटीन कैसा होगा, पार्शियली धसा हुआ रहेगा मेम्ब्रेन में या पूरी तरह से धसा हुआ रहेगा। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। ये आपका देखो, ये आपका प्रोटीन है, ये क्या है, प्रोटीन है। ये सरफेस पे है, कहाँ पे है, सरफेस पे। बट ये जो प्रोटीन है ये सरफेस में नहीं है, पार्शियली धसा हुआ रहता है ना। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन में आएगा। ये भी आपका ये कंप्लीटली धसा हुआ है, ये भी क्या है, कंप्लीटली धसा हुआ है। ये आपका क्या प्रोटीन है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ये आपका क्या है, प्रोटीन है। ये आपका प्रोटीन है, ये भी क्या आपका प्रोटीन है। ये आपका देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है। ये सरफेस पे नहीं है, ये आपका धसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोले, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, है ना। जो सरफेस में रहेगा एकदम सरफेस, ये आपका सरफेस पे, ये आपका सरफेस पे, उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और जो धसा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। आप देखो फ्लूइड मॉजिक मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल। तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल सबसे पहले ये पूछेगा कि फ्लूइड मॉजिक मॉडल कौन दिया था और कब दिया था। तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल आपका, इसकी अगर बात करें तो सेंगर और निकोलसन ने दिया था। कौन दिया था, सेंगर और निकोलसन ने दिया था। सेंगर सेंगर और निकलसन ने दिया था, है ना। कब दिया था ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका फ्लूइड मॉजिक मॉडल किसके लिए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, है ना, सेल वॉल के लिए नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए है। ये आपका कब दिया था, ये आपका 1972 में दिया था। कब दिया था, 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंगर मतलब फ्लूइड मॉजिक मॉडल 1972 में सेंगर और निकोलसन ने दिया था, है ना। इन्होंने बताया था फ्लूइडिटी, क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में बताया था। इनके अनुसार इनके अनुसार क्या है, लिपिड के क्वासी फ्लूइड, लिपिड के क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड स्वभाव के कारण ओवरऑल बाइलियर प्रोटीन लेटरल मूवमेंट करती है। लिपिड कैसा होता है, लिपिड क्वासी फ्लूइड होता है, इसके कारण इसके ऊपर क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट होता है ना। इन्होंने बताया था। याद रखना, क्वासी फ्लूइड कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड, लिपिड कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है ना, क्वासी फ्लूइड। ये ये क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, लेटरली मूवमेंट में हेल्प करता है, लेटरली मूवमेंट करने में हेल्प करता है। आगे क्या लिखा है देखो, मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मूव करने की एबिलिटी, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मूव करने की एबिलिटी उसकी फ्लूइडिटी के रूप में मेजर किया जाता है ना। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये फ्लूइडिटी शो करता है। क्या करता है, फ्लूइडिटी शो करता है। याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करता है। फ्लूइडिटी मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, लचीला होता है। लचीला तो समझ में आया ना, यही आपका सेल मेम्ब्रेन है ना, ये आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल सेल है, सेल मेम्ब्रेन है ना। ये अपना स्ट्रक्चर क्या क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, अपना स्ट्रक्चर को ऐसे ऐसे कर सकता है ना, ऐसे ऐसे कर सकता है। फ्लूइडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं इसको, है ना। फ्लूइडिटी नेचर होता है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर, मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर, फ्लूइड नेचर, इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है।
ये फ्लूइड नेचर के कारण क्या-क्या काम करता है, क्या-क्या काम करता है। फर्स्ट काम आपका क्या है, सेल का ग्रोथ कराता है, सेल का ग्रोथ कराता है। इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है, कुछ केमिकल वगैरह का सिक्रीशन करता है, एंडोसाइटोसिस करता है और सेल डिवीजन करता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो कर रहा है, मतलब लचीलापन शो कर रहा है, इसके कारण ये सारा काम हो पाता है। सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है और इंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। आप देखो इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है देखो, मान के चलो ये आपका सेल था ना, ये वाला क्या है आपका सेल है। सेल के बगल में क्या आता है, एक खाना आता है, मतलब फूड आता है। तो अमीबा वगैरह क्या करता है, इंडोसाइटोसिस शो करता है ना। तो ये खाना को देख के क्या करता है, अपना पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करता है, ये से अंदर लेके आ जाता है। क्या करता है, ये फिर ये जो फूड था, है ना, इसको कहाँ पे लेके आ जाता है, अंदर लेके आ जाता है। समझ में आया, अंदर लेके आ जाता है। ये आपका खाना आ गया अंदर, है ना। तो इसको बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ये आपका अमीबा में देखा जाता है। जो एक कोशिकीय के जीव होता है ना, जो यूनिसेलुलर जीव होता है, उसमें देखा जाता है इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। फिर एक बार बोलिए, फ्लूइड नेचर के कारण सेल का फंक्शन क्या-क्या है? फ्लूइड नेचर के कारण मतलब सेल ग्रोथ कर पाता है ना? इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है और इंडोसाइटोसिस करता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये आपका क्या है, सारा फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका फ्लूइडिटी शो करता है, फ्लूइडिटी शो करता है। जस्ट लाइक लचीलापन, है ना? मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। मॉलिक्यूल का जो मेम्ब्रेन का और एक काम है, मुख्य मेजर काम है कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मतलब किसको अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है, पानी अंदर जाना है, पानी बाहर आना है ना? आयन अंदर जाना है, बाहर आना है, प्रोटीन अंदर जाना है, बाहर आना है ना? तो ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन अपने दोनों ओर उपस्थित मॉलिक्यूल के सिलेक्टिवली परमेबल होता है। मतलब ये आपका जो सिलेक्टिवली परमेबल किसके लिए, आपका सिलेक्टिवली परमेबल अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है किसको आना है, किसको जाना है ना? तो इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं, है ना? इसको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्टिवली परमेबल किसको बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। अब देखो ट्रांसपोर्ट आपका दो तरह का होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आपका दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी खर्चा नहीं होता है, बिना एनर्जी का काम होता है। क्या बोले कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बिना एनर्जी का काम होता है, बिना एनर्जी का काम होता है, एनर्जी खर्चा नहीं होता है ना। क्या लिखा है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें बिना एनर्जी खर्चा किए मॉलिक्यूल के दोनों ओर, मॉलिक्यूल के दोनों ओर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब सेल के अंदर जा भी सकता है, बाहर भी आ सकता है, बिना एनर्जी खर्चा किए हुए, बिना एनर्जी खर्चा किए हुए, है ना। ये इसमें क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और एक होता है ऑस्मोसिस होता है। मतलब पैसिव में भी दो तरह का होगा, एक होगा सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोले, पैसिव में भी दो तरह का, एक आपका सिंपल डिफ्यूजन, एक क्या हो जाएगा आपका सिंपल डिफ्यूजन, ये आपका फर्स्ट हो गया, सिंपल डिवीजन फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा क्या हो गया, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड। दोनों क्या आपका, दोनों पैसिव में आता है, दोनों में एनर्जी वगैरह खर्चा नहीं होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन जो क्रॉस करता है मॉलिक्यूलर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भागेगा। एक, क्या बोले कि अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे लिखा है देखो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका मतलब समझो, हाई कंसंट्रेशन मतलब ये वाटर के बारे में लिखा है। मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, वाटर का हाई कंसंट्रेशन, है ना, से लो लो की ओर भागेगा, याद रखना। वाटर का हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर।
मतलब जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ना उधर से लो कंसंट्रेशन की ओर भागेगा, उसी को क्या बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में मेनली जो ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली आपका गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। किसका? गैस का ट्रांसपोर्ट या न्यूट्रल सॉलिड का। यहाँ पे लिखा हुआ न्यूट्रल सॉलिड। कौन सा सॉलिड? न्यूट्रल सॉलिड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये जैसे CO2 हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, ये सब का ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा डिफ्यूजन का प्रोसेस आपका ऑस्मोसिस। क्या आपका? ऑस्मोसिस। ये जो ऑस्मोसिस है, ये ऑस्मोसिस क्या करता है, सिर्फ जल का पानी, जल मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ऑस्मोसिस से सिर्फ और सिर्फ जल का ट्रांसपोर्ट होता है। और सिंपल डिफ्यूजन में आपका किसका किसका होता है, गैस का होता है ना, जो न्यूट्रल सॉलिड होता है, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब का ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्या बढ़े अभी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपका दो तरह का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से मतलब सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। और सिंपल डिफ्यूजन में न्यूट्रल सॉलिड और CO2, न्यूट्रल सॉलिड या गैस का ट्रांसपोर्ट होता है, गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। दोनों में क्या होता है आपका, ATP यूज नहीं होता है। अब आएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा। और एक पॉइंट है, देख लेते हैं इसको। नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर द्वारा पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता है। लिपिड क्या बोला है कि नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर द्वारा पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल आसानी से पास नहीं होता है, पास नहीं होता है। तथा उन्हें आर पार जाने के लिए क्या होता है, कैरियर प्रोटीन का जरूरी पड़ता है, कैरियर प्रोटीन का जरूरी पड़ता है। मान के चलो पोलर पोलर के साथ जा सकता है, नॉन पोलर पोलर के साथ नहीं जा सकता है ना। नॉन पोलर क्या है, पोलर के साथ नहीं जा सकता है। जो अंदर वाला लेयर क्या था, टेल क्या था, टेल कैसा था आपका, नॉन पोलर था ना। टेल आपका नॉन पोलर था। एक मिनट, जो टेल था, टेल ये क्या था आपका, नॉन पोलर था, नॉन पोलर था, है ना। तो ये पोलर मॉलिक्यूल को जाने ही नहीं देगा, पोलर मॉलिक्यूल को ये जाने ही नहीं देगा, कौन, टेल जाने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए इस अगर जाने नहीं, सेल के अंदर जाने नहीं देगा, बट सेल के अंदर जरूरी है, पोलर मॉलिक्यूल का जरूरी है। तो क्या करता है कि इसको ले जाने के लिए आप कैरियर प्रोटीन का यूज होता है, कैरियर प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन में धसा हुआ प्रोटीन रहता है ना, वही सब क्या करता है, कैरियर प्रोटीन बोलते हैं ना। मॉलिक्यूल को कैरी करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन का जरूरी पड़ता है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा में क्या आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ कुछ आयन या मॉलिक्यूल का मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका ATP खर्चा होता है ना। याद रखना है कि ये ट्रांसपोर्ट होगा कैसा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरोध, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या हो जाएगा आपका, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। याद रखना है, क्या बोले, ये आपका अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका अभिपर्य, ये छोड़ो, मॉलिक्यूल का मूवमेंट, मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की ओर भागेगा। पैसिव में क्या था आपका, हाई से लो की ओर भागा था, है ना। पैसिव में देखो हाई से, हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर भागा था। बट यहाँ पे मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो लो से हाई की ओर जाएगा तो ATP खर्चा होगा, ATP क्या होगा, खर्चा होगा। इसीलिए पैसिव में, एक्टिव में क्या होता है आपका, ATP खर्चा होता है, ATP खर्चा होता है ना, ATP की आवश्यकता पड़ता है। जो एक पंप चलता है सेल मेम्ब्रेन में, इसको बोलते हैं सोडियम पोटासियम पंप। कौन सा पंप, सोडियम पोटासियम पंप। सोडियम पोटासियम पंप आपका सेल में चलता है ना। और ये किसके थ्रू, ATP यूज करके चलता है ना, ATP यूज करके चलता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिक सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइड मॉजिक नेचर ही लाइफ के डायनामिक एक्टिविटी को संभव बनाती है ना, संभव बनाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पूरा क्वालिटी के साथ आपको कंप्लीट किया है ना। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या देख लेते हैं, NCERT देख लेते हैं। NCERT सिर्फ रीड कर लेते हैं, बस वही सारा पॉइंट लिखा हुआ है। वही सारा पॉइंट क्या हुआ, लिखा हुआ, देखो। Detailed structure of the cell membrane was studied only after the invention of electron microscope। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, मतलब इसका खोज हुआ, तब सेल मेम्ब्रेन का अच्छा से स्टडी कर पाया था, है ना। केमिकल स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। केमिकल स्टडी, सॉरी सॉरी, आवाज का थोड़ा दिक्कत हो गया था ना। चलो देखो फिर देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोल रहा है कि डिटेल स्टडी कब हो पाया था, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ था। कब हुआ था, 1950। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज होने के बाद सेल का स्टडी डिटेल कर पाया था, है ना।
इसमें मेनली क्या करता है, केमिकल स्टडी केमिकल स्टडी ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली ह्यूमन आरबीसी में हुआ था। जो स्टडी क्या था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन स्टडी आपका ह्यूमन आरबीसी में हुआ था। एबल टू साइंटिस्ट टू रिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके बारे में क्या बोले कि स्टडी करने के बाद बताया कि जो इसमें मेनली क्या होता है आपका लिपिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन होता है। मेजर लिपिड लिपिड और प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो मेजर लिपिड में से कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड लिपिड में बहुत तरह का हो सकता है, बट मेन जो लिपिड है उसका फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। ये आपको बताया अभी कि अरेंज होता है बाई लेयर, है ना, दो लेयर में अरेंज होता है आपका, दो लेयर में, इस टाइप का दो लेयर में अरेंज होता है। दो लेयर में क्या होता है आपका? अरेंज होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? अरेंज द बाई लेयर। बाई लेयर। हेड के बारे में बोले थे अभी, दो लेयर मतलब हेड, जो पोलर हेड होता है, क्या होता है, जो हेड होगा ये ऐसे पूछेगा, जो हेड होगा कैसा होगा? पोलर होगा। और जो टेल होगा आपका नॉन पोलर होगा। जो पोलर हेड होगा आपका कहाँ पे होगा? आउटर साइड में था, आउटर साइड में था। और ये कैसा नेचर का होता है? हाइड्रो सॉरी हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। और ये जो हाइड्रोफोबिक है, ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल है। क्या है? टेल है। ये आपका नॉन पोलर होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर होता है और इनर साइड होता है ना। फिगर में सारा चीज लिखा हुआ है, फिगर में सारा चीज लिखा हुआ है। हाइड्रोफोबिक टेल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। एक्वस इन्वायरमेंट में, अगर एक्वस इन्वायरमेंट मतलब पानी से अगर बचाना होगा तो कौन बचाता है? मेनली टेल बचाता है ना, टेल बचाता है, टेल बचाता है। इन एडिशन टू द phospholipid, the membrane also contain कोलेस्ट्रॉल। मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कहाँ पे होता है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या आपका? कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड ही है। क्या है? लिपिड ही है। तो कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। बायोकेमिकल इन्वेंशन क्लियरली एलिवेट दैट इज द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस द प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, है ना। बोला कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। रेशियो ऑफ द प्रोटीन और लिपिड कंसिडरेबल डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप, मतलब अलग अलग सेल में क्या होता है? प्रोटीन प्रोटीन और लिपिड का क्या होता है? कंसंट्रेशन अलग अलग होता है। इन ह्यूमन मेम्ब्रेन आर्थ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें स्टडी करने के बाद पाया कि 52% क्या होता है आपका? प्रोटीन होता है। 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है आपका? लिपिड होता है। 40% लिपिड होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मतलब प्रोटीन और लिपिड का कंपोजिशन क्या होगा? डिफरेंट सेल में, अलग अलग सेल में अलग अलग होगा। लेकिन आरबीसी में स्टडी में, आरबीसी में कितना होता है आपका? 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। 40% लिपिड होता है। अब जो डिपेंडिंग ऑन द इजी ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बेसिस पे, है ना, प्रोटीन को क्या किया? दो भागों में बांटा गया। क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन आर लाइज ऑन द सरफेस। पेरिफेरल नाम से ही पता चल रहा है ना, पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होगा ना, इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली मतलब धसा हुआ रहेगा। क्या बोले? अगर पूछेगा कि एक प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन में मतलब पार्शियली धसा हुआ रहेगा, तो कौन सा टाइप होगा? टाइप होगा पार्शियली हो या फिर टोटली धसा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का फिगर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बोले ना कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल भी सेल में प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट रहता है। ये आपका इंटीग्रल प्रोटीन है, अंदर धसा हुआ है, अंदर धसा हुआ है। आगे चलते हैं। अब क्या लिखा है देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फ्लूइड मॉजिक मॉडल के बारे में। फ्लूइड मॉजिक मॉडल, आपको पता है कि फ्लूइड मॉजिक मॉडल जो सेंगर और निकोलसन दिया था, कौन दिया था? जो मॉडल है फ्लूइड मॉजिक मॉडल, या ये आपका क्या है? फ्लूइड मॉजिक मॉडल। तो फ्लूइड मॉजिक मॉडल कौन दिया था? सेंगर और निकलसन ने। सेंगर और निकलसन ने कब दिया था? 1972 में, 1972 में, है ना। क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड का जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है, ये एनेबल करता है मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन ओवरऑल बाइलेयर। यहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन का मूवमेंट में हेल्प करता है कौन? लिपिड। क्योंकि फ्लूइड जो वो कैसा होता है? लिपिड कैसा नेचर का है आपका? क्वाजी फ्लूइड नेचर का, क्वाजी फ्लूइड नेचर। और यही क्वाजी फ्लूइड नेचर एबिलिटी टू द मूवमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ मेजर द फ्लूइडिटी। तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे पूछेगा ना कि सेल मेम्ब्रेन क्या शो करता है? फ्लूइडिटी शो करता है ना। सिंपल,
फ्लूडिटी मतलब लचीलापन, लचीलापन। और ये फ्लूडिटी के कारण आगे ये इसका फंक्शन दिया हुआ है। फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक क्या आपका सेल ग्रोथ। फ्लूइड नेचर के कारण सेल ग्रोथ कर पा रहा है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर के कारण सेल ग्रोथ कर पा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन ये भी करता है, और सिक्रेशन भी करता है, और इंडोसाइटोसिस भी करता है, और क्या बोले सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये आपका 5 फंक्शन है जो कि किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करता है, इसीलिए ये सब काम कर पाता है ना। सेल ग्रोथ, सिक्रेशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सबको रट लेना है। One of the most important function of the plasma membrane is of transport of molecule across। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसको आना है किसको जाना है कौन डिसाइड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है ना, ध्यान में रखना। अब देखो, अब जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से जो प्रोटीन और कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उसको दो भागों में बांटा गया। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट अभी बताया ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा क्या आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक हो गया पैसिव, दूसरा क्या हो गया एक्टिव। तो पैसिव में आपका एनर्जी खर्चा होता है, जो पैसिव है ये आपका क्या, सॉरी पैसिव में एनर्जी खर्चा नहीं होता है, एनर्जी खर्चा नहीं होता है। तो ये भी आपका दो तरह का था, पैसिव भी आपका क्या दो तरह का, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपल डिफ्यूजन के बारे में क्या बोले, सिंपल में याद रखना कि जो सिंपल डिफ्यूजन है यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल डिफ्यूजन। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या है, ये एक आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा आपका बी में हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव है तो इसमें क्या होगा, एटीपी का यूज होगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना कि इसमें क्या होगा, एटीपी का यूज होगा, एटीपी का यूज होगा। और दूसरी पॉइंट, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर भागता है ना। कहाँ से, लो से हाई। लो से हाई जाओगे तो ऑटोमेटिक एटीपी का खर्चा होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका एटीपी यूज नहीं होता है, एटीपी का यूज नहीं होता है। दूसरी बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ गया, ये आपका दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन। ये आपका क्या, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है ना। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, मेनली न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आप बोल सकते हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर गैस, गैस का आना जाना होता है ना। गैस गैस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। और ऑस्मोसिस में मेनली वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इसका वाटर का। बस सिंपल है, बस इतना ही याद रखना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और सिंपल डिफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 वगैरह का जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी का खर्चा नहीं होता है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट एटीपी का खर्चा नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये एलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर भागता है, लो कंसंट्रेशन की ओर भागता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखना, हाई से लो की ओर भागता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी एटीपी यूज होता है, और ये लो से हाई की ओर भागता है। ये सारा कहानी इसी में लिखा हुआ है ना, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज साइड में ऐसे करके लिख लीजिए, आपका काम चल जाएगा, काम चल जाएगा है ना। तो आपका भी कंप्लीट हो गया, आपका क्या, एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो गया आपका। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इंडो, क्या हो गया, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। आप एक पढ़ लेते हैं आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज चलिए वहां से आप पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो तरह का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका क्या होता है, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER बोलते हैं, और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस एक पॉइंट याद रखना काफी है, रफ है मतलब इसके पास राइबोसोम होगा, क्या होगा, राइबोसोम होगा। रफ के पास क्या होता है, राइबोसोम
राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और राइबोसोम प्रेजेंट रहता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। और स्मूथ क्या करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। किसका? लिपिड का। लिपिड बनाएगा कौन? लिपिड आपका बनाएगा, लिपिड बनाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ बनाएगा आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, क्योंकि रफ के पास क्या होता है आपका? राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के अध्ययन से पता चला कि सेल के साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो नेटवर्क लाइक दिखता है। कैसा दिखता है? नेटवर्क लाइक दिखता है। उन्हें क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जस्ट लाइक नेटवर्क लाइक, मतलब पूरा से इसमें फैला हुआ रहता है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। जो इंटर अंदर वाला जो स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। इसको दो भागों में बांटता है, दो कंपार्टमेंट में क्या करता है? बांटता है, डिवाइड करता है। क्या क्या आपने देखो, ये क्या आपका ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। क्या है? ल्यूमिनल मतलब इनसाइड, ल्यूमिनल मतलब इनसाइड, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मतलब आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड, साइटोप्लाज्म के आउटसाइड होता है। ठीक है, आउटसाइड साइड। अब देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब लूमिनल मतलब क्या? इनसाइड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इनसाइड की बात करेगा ना। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा लूमिनल, यानी साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ पे होगा? ये साइटोप्लाज्म में दिखेगा आपको, साइटोप्लाज्म में दिखेगा। अब देखो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी हम बोले कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में क्या क्या बोले अभी? कि रफ, रफ है इसका मतलब इसके पास क्या था आपका? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है ना, राइबोसोम पाया जाता है, इसीलिए रफ है ना। तो राइबोसोम पाया जाता है तो ये प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आपका जो स्टार्ट होता है ना, सेल मेम्ब्रेन से, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है। चलो देखो, इसकी सरफेस पर राइबोसोम होता है। क्या होता है? इसके सरफेस पे क्या होता है आपका? राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस तथा सीक्रेशन करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेगा और सीक्रेशन में क्या करता है? मदद करता है। कौन? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका जो फिगर है, ये फिगर देखो, ये आपका क्या? न्यूक्लियस है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। और जो न्यूक्लियस का जो ये होता है, एक छेद होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ था न्यूक्लियस से। ये आपका, इसके ऊपर डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। और ये आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके पास राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है। अब देखो क्या है, यह न्यूक्लियस के आउटर साइड से, साइड के साथ कंटिन्यूअस होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने वाली पॉइंट है। क्या बोले? अब देखो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस रहती है, कंटिन्यूअस रहता है। इसका मतलब पता है? सीक्वेंस में अगर बोला जाए तो, सीक्वेंस में अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, तो न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है ना, डबल लेयर होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है। गोल्गी बॉडी लाइसोसोम से जुड़ा हुआ रहता है, लाइसोसोम से जुड़ा हुआ रहता है। और लाइसोसोम फिर वैक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? वैक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट रहता है ना। ऐसे भी तो आपको पता है कि जो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आता है। ये सब क्या आपका इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ना। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। इसका फंक्शन क्या आपका? कोऑर्डिनेट होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है।
आई होप कि आप ये समझ चुके हैं, है ना। आप देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, सेकंड में आपका क्या आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे स्मूथ, स्मूथ है मतलब इसके पास राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम क्या नहीं है आपका, राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम, राइबोसोम की अगर बात करें तो ये पाया नहीं जाता इसके पास। राइबोसोम क्या होगा आपका, अब्सेंट होगा, राइबोसोम अब्सेंट रहेगा, है ना। लिपिड सिंथेसिस करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है, ये मुख्य क्या है, लिपिड, लिपिड का मेनली सिंथेसिस कहाँ पे करता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एनिमल सेल की स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड जैसी स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। स्टेरॉयड हार्मोन मतलब कोई भी हार्मोन है, जैसे गोनाड का जितना भी हार्मोन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, है ना, ये सारा हार्मोन कैसा है, ये सारा हार्मोन को क्या बोलते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन मतलब इसके पास लिपिड होता है, क्या होता है, लिपिड होता है ना। तो याद रखना लिपिड का सिंथेसिस करता है या फिर स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता है। एनिमल की स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है ना। दो मेन पॉइंट है, इसको देखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है ना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड का सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। याद रखना एक डिटॉक्सिक, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में चला जाता है ना, सेल के अंदर चला जाता है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है ना। और प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड का सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हार्मोन एस्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस में रफ इंडोप्ला सॉरी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आई होप कि ये भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं कहाँ पे, एनसीईआरटी में। अब चलते हैं अपन एनसीईआरटी में। देखो एनसीईआरटी में भी वही कहानी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी द यूकैरियोटिक सेल द रिलेवल द परसेंस ऑफ द नेटवर्क और रेटिकुलर टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, नेटवर्क दिख रहा है आपका, नेटवर्क टाइप का नहीं दिख रहा है आपका, है ना। टीनी पतला पतला रहता है ना, पतला पतला टीनी ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है, नेटवर्क और रेटिकुलर मतलब जाल टाइप का स्ट्रक्चर, रेटिकुलर टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पे रहता है आपका, साइटोप्लाज्म में रहता है। एस्कैटेड इन साइटोप्लाज्म मतलब एस्कैटेड मतलब बिखरा हुआ रहता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। दैट कॉल्ड इंडोर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द इंट्रासेलुलर स्पेस, द टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट अलग अलग होता है। एक होता है ल्यूमिनल, या अंदर वाला पार्ट हो जाता है, ये आपका अंदर वाला पार्ट है ना। ल्यूमिनल मतलब इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इनसाइड वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल बोलते हैं, है ना। और ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपका साइटोप्लाज्म है ना, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता है, कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया। ल्यूमिनल मतलब इनसाइड रहेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा मतलब बाहर होगा, यानी साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा। रफ ऑप्टेन फ्रॉम द राइबोसोम अटैच्ड टू द देयर सरफेस। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके सरफेस पे क्या होगा आपका, राइबोसोम होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द ब्रिंग द राइबोसोम टू द सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अब बोला एब्सेंस ऑफ राइबोसोम अपीयर टू स्मूथ इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे उसका कहानी लिखा हुआ है, देखो बोल रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम मतलब अगर राइबोसोम ढो रहा है वन सरफेस, अगर उसके सरफेस में राइबोसोम हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अगर एब्सेंस है ना, राइबोसोम ना हो उसके सरफेस पे, है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब राइबोसोम से ही डिसाइड होता है ना, रफ तब होगा जब राइबोसोम होगा और स्मूथ तब होगा जब राइबोसोम नहीं होगा। A rough endoplasmic reticulum is frequently observed that cell actively involved in the protein synthesis and secretion। क्या बोले कि रफ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है आपका, प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है और सिक्रेशन भी करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रेशन, है ना। सिंथेसिस मतलब बनाना होता है, सिक्रेशन मतलब निकालना, वहां से निकालना होता है। आगे क्या लिखा है, द एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अभी हम बोले ना कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके बाद इंडो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके बाद गोल्गी बॉडी होता है, लाइसोसोम वैक्यूल वगैरह होता है ना। तो ये कंटीन्यूअस किसके साथ होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटीन्यूअस रहता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ
न्यूक्लियस न्यूक्लियस में दो लेयर होता है, एक इनर और एक आउटर। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है कि ये मेजर साइट है किसके लिए, ये लिपिड बनाता है, क्या लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड का सिंथेसिस करता है। एनिमल सेल दैट लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन, लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे आपका गोल्जी एपेरेटस, क्या है गोल्जी एपेरेटस। चलो देखो लाइसोसोम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, है ना, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, लाइसोसोम पहले पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये आपका प्लांट सेल में भी मिलता है और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट रहता है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है बहुत, प्लांट सेल और एनिमल सेल, एनिमल सेल दोनों सेल के पास क्या होता है आपका, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, क्या है लाइसोसोम, ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है याद रखना, ये कैसा होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्या होता है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। और इसके जो अंदर रहता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये एसिडिक हाइड्रोलिस, कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, वो एसिडिक पीएच में काम करता है। एसिडिक पीएच मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होगा ना, तो उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और ये काम करता है आपका एसिडिक पीएच में काम करता है ना, सारा चीज लिखा हुआ आप देखो। ये आपका क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगा। ये पैकेजिंग प्रोसेस, ये पैकेजिंग प्रोसेस द्वारा गोल्जी एपरेटस में बनता है, गोल्जी एपरेटस में बनता है। याद रखना कि जो लाइसोसोम को बनाता है, बनाने वाला कौन है, लाइसोसोम को बनाता है गोल्जी एपरेटस बनाता है, क्या बनाता है, ये जो लाइसोसोम बना है ना, इसको बनाया कौन है, गोल्जी बॉडी बनाया है, कौन बनाया है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, अरे यार, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी किसको बनाता है, लाइसोसोम को बनाता है, ठीक है। कब बनता है, जब पैकेजिंग के टाइम बनता है। लाइसोसोम भी बहुत तरह का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लाइसोसोम होता है ना, बट उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में है नहीं। एनसीईआरटी 100% क्या आपका नीट में 100% क्या होगा, मतलब एनसीईआरटी से ही पूछता है। यहाँ पे क्या होता है आपका लाइक, इसके पास क्या होता है आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, क्या होता है हाइड्रोलिटिक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में क्या है आपका, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, है ना, ये आपका ये सब क्या आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जिसको हाइड्रोलेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, है ना। ये काम करता है, ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम किसमें काम करता है, एसिडिक पीएच में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पूछ देगा आपको कि 6.9 में काम करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। ये आपका पीएच मान कितना होना चाहिए, पीएच का मान आपका 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से, सॉरी 7 से कम होगा ना, पीएच है ना, एसिडिक है ना, एसिडिक तो उल्टा हो गया, मतलब क्या हुआ कि पीएच आपका 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, है ना। मतलब ये काम करेगा आपका 5 में काम करेगा, 6 में काम करेगा, 6 में काम करेगा, है ना, 8 में काम नहीं करेगा, 8 में काम नहीं करेगा, बेसिक में काम नहीं करता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज एंड लिपिड तथा न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, इसका काम क्या है, ये आपका, ये एंजाइम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या आता है, डीएनए और आरएनए, है ना, इसको भी तोड़ता है। मतलब डाइजेस्ट करना मतलब ब्रेक करना है, डाइजेस्ट करना मतलब ब्रेक करना, समझ में आया। क्या बोलिए लाइसोसोम के बारे में, कि लाइसोसोम ये क्या है आपका, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ही झिल्ली होता है। इसके पास क्या होता है आपका, इसके पास आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है कि हाइड्रोलेज करता है, मतलब तोड़ता है ना। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये सब क्या आपका एंजाइम है। जैसे प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीज एंजाइम होगा, है ना, इसके प्रोटीन को तोड़ना है, इसको यहाँ पे बोले ना कि प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए उसके लिए एंजाइम होना चाहिए, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन को तोड़ने के लिए उसका एंजाइम होना चाहिए, प्रोटीएज, तो प्रोटीएज एंजाइम है उसके पास। लिपिड को तोड़ता है तो लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम इसके पास होना चाहिए, लाइपेज, है ना, लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस एंजाइम क्या होगा आपका, न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा।
वैक्यूल भी पढ़ ले क्या? चलो वैक्यूल भी पढ़ लेते, खत्म कर देते वैक्यूल का, कभी कहानी खत्म कर देते, है ना? बहुत ईजी है वैक्यूल। वैक्यूल भी पढ़ लेते हैं। अब देखो वैक्यूल के बारे में क्या लिखा है। सारा पॉइंट एनसीईआरटी का है ना, अब एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आराम से जाके, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूल के बारे में क्या आपका वैक्यूल क्या हो गया? वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल तो आपको पता है कि प्लांट में बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, है ना? प्लांट में क्या होता है आपका, बहुत बड़ा होता है। ये जो वैक्यूल दिख रहा है आपका, ये आपका प्लांट सेल का वैक्यूल है। ये जो वैक्यूल दिख रहा है बहुत बड़ा वैक्यूल है ना? 90% कवर कर लेता है एरिया को, इसको बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, है ना? और न्यूक्लियस को साइड में कर देता है ना? तो प्लांट सेल में कैसा होता है कि वैक्यूल सेंटर में होता है, न्यूक्लियस साइड में होता है। बट एनिमल सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस आपका सेंटर में होता है और वैक्यूल साइड में रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ऑटोमेटिक जिसका जिसका वैक्यूल बड़ा होगा वो सेंटर में आ जाएगा और न्यूक्लियस साइड में चले जाता है। जो प्लांट का जो वैक्यूल होता है ना, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। नाम याद रखना कि जो टोनोप्लास्ट किसको बोलेंगे, प्लांट का जो वैक्यूल है उसका स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? टोनोप्लास्ट। देखिए क्या क्या लिखा है। वैक्यूल साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। क्या है? इसके पास मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन स्पेस है। इस इनमें क्या होता है, वाटर, सैप, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तथा सेल के लिए यूजलेस दूसरे मटेरियल भी होते हैं। इसके पास क्या होता है, जो यूजलेस मटेरियल है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यहीं पे वैक्यूल में आके स्टोर हो जाता है ना, फिर ये फिर डाइजेस्ट करता है। समझ में आया? सैप हो गया, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो गया, तो सेल के लिए यूजलेस यूजलेस मटेरियल क्या होता है, ये होता है किसके पास, वैक्यूल के पास। वैक्यूल के वैक्यूल के चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन, कितना होता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये जो टोनोप्लास्ट क्या है आपका, वैक्यूल मतलब प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है और उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, है ना? क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मतलब प्लांट सेल का जो वैक्यूल होगा उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट बोलते हैं ना। और ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में 90% क्या करता है, कवर कर लेता है। देख रहे हो कितना बड़ा है वैक्यूल, 90% क्या कर लेता है, कवर कर लेता है अकेले वैक्यूल। अब आगे देखो, प्लांट्स में टोनोप्लास्ट कई आयन मटेरियल को वैक्यूल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना? ट्रांसपोर्ट करने में सहायता करता है। टोनोप्लास्ट मतलब ये मेम्ब्रेन, मतलब बहुत सारा आयन वगैरह को वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब ट्रांसपोर्ट देखो कैसे होगा। ये टोनोप्लास्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। कैसा होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। ये हमेशा क्या होगा कि इसके पास आयन ज्यादा होगा, अंदर में क्या होगा आपका, आयन ज्यादा होगा, और बाहर में आयन कम होगा, तो अगेंस्ट होगा, है ना? क्या होगा? अगेंस्ट। मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर होता है, हाई कंसंट्रेशन, है ना? वैक्यूल में कंसंट्रेशन क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। ये आपका वैक्यूल का है। किसमें होता है? वैक्यूल। वैक्यूल में कंसंट्रेशन हाई होता है ना, इसीलिए बोलते हैं इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसलिए वैक्यूल के अंदर इनकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से अधिक होता है। किसका? आयन का, है ना? जो भी हो, आयन वगैरह, आयन हो गया, मटेरियल हो गया, ये सब का कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर पहले से मौजूद होता है, फिर उसके अंदर ठेलेगा, है ना, अंदर डालेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑटोमेटिक एटीपी वगैरह खर्चा होगा इसमें। अमीबा में, अमीबा किसकी बात कर रहा है, अमीबा की बात कर रहा है। अमीबा, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल। याद रखना कि अमीबा में जो वैक्यूल होता है कैसा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। एक्सक्रीशन के लिए महत्वपूर्ण, ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। अमीबा में वैक्यूल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल। कौन सा वैक्यूल होता है? अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है ना? और प्रोटिस्टा की अगर बात करें, प्रोटिस्टा में भी क्या होता है, वैक्यूल होता है। प्रोटिस्टा में इस कई सेल जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल होता है। कौन सा वैक्यूल? फूड वैक्यूल का निर्माण फूड पार्टिकल को इनगल्फ, निगलने में हेल्प करता है, या इनगल्फ करने में हेल्प करता है। समझ में आया? सिंपल में ये इसको याद रखो, कोई ये नहीं है ना? जो प्रोटिस्टा में क्या होगा आपका, फूड वैक्यूल पाया जाता है, और अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वैक्यूल क्या करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में हेल्प करता है आपका फूड वैक्यूल, है ना? फूड वैक्यूल। ठीक है, आपका ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी देखना है तो आप देख सकते हो एक बार। गोल्जी बोडी अभी नहीं पढ़े है ना, गोल्जी बोडी बाद में देख लेंगे। लाइसोसोम पढ़ लिए,
माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा यहाँ पे लाइसोसोम और वैक्यूल है। ये क्या आपका लाइसोसोम। इधर साइड में ना एक बार पढ़ लोगे, समझ लोगे तो ऐसे ऐसे साइड में लिख सकते हो, है ना, साइड में लिख सकते हो। बट आपको पहले समझना पड़ेगा, सारा चीज क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये क्या आपका लाइसोसोम है, क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में क्या बोले कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है ना, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस इसका मतलब क्या हुआ, जब गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग का काम हो रहा था ना, उस टाइम क्या बनता है आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं कि गोल्गी बॉडी बनाता है कौन है, गोल्गी बॉडी क्या बनाता है आपका लाइसोसोम को बनाता है, लाइसोसोम को बनाता है। आइसोलेटेड आइसोलेटेड हाइड्रो क्या बोला आइसोलेटेड lysosomal vesicle has been found to very rich almost all type of hydrolytic enzyme। मतलब जितना भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है सब प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल है हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, है ना, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, है ना। तो प्रोटीएज प्रोटीएज क्या किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लिपिड आपका लाइपेज आपका लिपिड को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये काम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एसिडिक पीएच में काम करता है। एंजाइम द कैपेबल टू द डाइजेस्ट द किसको किसको डाइजेस्ट करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को भी डाइजेस्ट कर देता है और न्यूक्लिक एसिड को भी डाइजेस्ट करता है। तो न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा एंजाइम हो जाएगा, न्यूक्लियस। इसमें नहीं दिया है बट आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस एंजाइम होता है, न्यूक्लियस एंजाइम होता है। ये आपका वैक्यूल है, क्या है आपका वैक्यूल। नेक्स्ट क्या आपका वैक्यूल है। वैक्यूल में देखो, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे मिलता है आपका साइटोप्लाज्म। इट कंटेन वाटर वाटर, इसके पास वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। जो मटेरियल यूजफुल नहीं है सेल के लिए, है ना, यूजफुल नहीं है, वो कहाँ पे रहता है आपका, चले जाता है आपका वैक्यूल के पास। ये आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है ना, एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। तो प्लांट में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। प्लांट में जो वैक्यूल होगा उसका मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। डबल मेम्ब्रेन आपका कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, तीन जगह ही होता है। वैक्यूल ऑक्युपाइड द 90% ऑफ द वॉल्यूम, 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाइड करता है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द transport of the number of ion and other material against concentration gradient into the vacuole and vacuole. Their concentration insignificantly high. The vacuole then their cytoplasm। जो ये कहने का मतलब ये है कि जो वैक्यूल में कंसंट्रेशन क्या होगा, हमेशा ज्यादा हो रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में, साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। याद रखना है कि अमीबा में कौन सा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये सीक्रेशन में हेल्प करता है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि सीक्रेशन में हेल्प करता है। और प्रोटिस्टा के पास क्या होता है, फूड वैक्यूल होता है। प्रोटिस्टा के पास फूड वैक्यूल होता है, अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है ना। और फूड वैक्यूल होगा तो फूड पार्टिकल के लिए, है ना, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने में हेल्प करता है ना। ठीक है, आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे, पूरा क्वालिटी के साथ आपको सारा चीज पढ़ा दिए, है ना। और एक क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका माइटोकॉन्ड्रिया से लेके जितना भी है सारा कंप्लीट करा देंगे। जो जो आपका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे आप फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका सेकंड लेक्चर था, है ना। ठीक है, फिर वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, इस सेशन को कंटिन्यू रखिए। एनसीईआरटी सारा एनसीईआरटी को कंप्लीट करा देंगे, है ना। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। ठीक है, बाय।